सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। जो पोलिटिकल सिचुएशन है ओवरऑल उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ खबरें कुछ इस हवाले से आ रही हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब की शायद मुलाकात ही नहीं हुई है नवाज शरीफ साहब से, इसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। पता नहीं अब कौन से खबरी ने आपको ये बताया कि शायद खान अब्बासी की मुलाकात ही नहीं हुई। पूरा भाईजान वो तो सारा मामला ही तय हो गया और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये जो जलसे हैं, जो एहतजाज है, उसमें लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होगी, किस तरीके से, बिल्कुल यानी समझ आ जाएगी। लेकिन बहरहाल खबर है और वो उस पर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक जो बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो काबीना में बात कही, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई ऑडिटर जनरल के हवाले से, उस ऑफिस के हवाले से, बड़ा एक अहम ऑफिस है और पब्लिक मनी जो है उसको देखना कि करप्शन हुई है नहीं हुई, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस पर जो पैसे लग रहे हैं क्या वो सही अंदाज में लग रहे हैं, कहीं कवायद की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, वो उनका काम है। और वो पब्लिक ओवरसाइट जैसे हम कहते हैं, क्योंकि ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है 1500 तो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं और तकरीबन टोटल जो लोग काम करते हैं वो 3,500-4 हज़ार लोग हैं। 4-5 अरब रुपया उसका सिर्फ अपना उसका बजट है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही 180 अरब रुपए की करप्शन उनके उन्होंने की। और वो क्या है कि ये जो जिन प्रोजेक्ट्स की वो ओवरसाइट करते हैं, जहाँ पर उनके ज़िम्मे काम है कि करप्शन को रोकना है, वहीं पर जो करप्शन हो रही है उसको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो काबिल इतराज़ पैराग्राफ्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात काबीना में कही कि मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करवाई शिकायत के बाद और उसमें डेफिनेटली IB यूज़ हुई होगी, उसमें FBR के कुछ लोग होंगे, दूसरी एजेंसीज होंगी, एक्सपर्ट्स होंगे। 180 अरब रुपए का फिगर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब ये उन्होंने करप्शन की है। तो अब कैसे आप करप्शन का पाकिस्तान में खात्मा कर सकते हैं जब वो इदारे जिनके जिम्मे ये काम है कि उन्होंने करप्शन को ख़त्म करना है वो ही अरबों रुपयों की वो करप्शन कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये इंदिया दिया कि इसमें हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि करप्शन कैसे होती है, एक सड़क बनी है ना कहीं आप KPK में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, बनी नहीं है, कागज़ों में बनी है, पैसे उसके आ गए, हर साल वो फ्लड में बह जाती है कागज़ों में, हर साल वो नहीं बनती है, अमली तौर पर वो कोई नहीं होती। और ये सारा काम ऑडिटर जनरल का ऑफिस और जो वहाँ के जो MNA MPs भी हो सकते हैं, उसमें सरकारी अफसरान भी हो सकते हैं। तो एक करप्शन का बाज़ार गर्म, एक लूट मार जो यहाँ पर चली हुई है, मंडी खुली हुई है। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ये सिरा है करप्शन का कि ये जो सिरा है ये अगर प्राइम मिनिस्टर पकड़ लेते हैं और ऑडिटर जनरल ऑफिस इस तरह हो जाता है कि वो ओवरसाइट बिल्कुल सही अंदाज में की जाती है, तो फिर डेफिनेटली इसके जो नतायज हैं वो अच्छे होंगे। लेकिन मुझे ये मैं देख रहा था कि वो अपोजिशन वाले इस पर इकट्ठे हुए हैं, सदीक साजिद साहब के पास है इन्फॉर्मेशन कि वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इसलिए इन्होंने बात की है कि क्योंकि वो तो अब इमरान खान साहब की जो जमात है उसके लोग उनकी करप्शन के हवाले से ऑडिटर जनरल बात कर रहा था तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैंने खुद शिकायत पर खुद मैंने तहकीकात करवाई हैं। जी सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब। मैं 95 से ये PAC कवर करता आ रहा हूँ और मुझे आज हैरानगी हुई। अच्छा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना में ये बात की। देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ़ वजारतों इदारों में जो होती है बेकायदगियाँ, उसकी तहकीकात करता है। हर साल जो है वो रिपोर्ट आती है और उसके बाद उसको सदर ममलकत को पेश किया जाता है और उसके बाद वो फिर पार्लियामेंट में आ जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दी जाती है। अब यहाँ पे जो मामला जो वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया और उसके ऊपर आज बड़ी लहदे हुई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में से हमें भी उठा दिया गया, इन कैमरा इजलास कर दिया गया और ऑडिटर जनरल ने भी हम आवाज़ हो गया कि हम पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है काबीना की तरफ से। यहाँ तक आ गया कि काबीना के सेक्रेटरी को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए
कि जो वहाँ पे जो बात हुई है वो कैसे हुई है। हालांकि आपको भी मालूम है कि काबीना की जो कार्रवाई है उसको बाहर अफशा नहीं किया जा सकता और ना ही वो काबीना सेक्रेटरी के इख्तियार में आता है। लेकिन ज़ाहिर एक चीज़, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए तो फिर रिपोर्टरों का कारोबार ही खत्म हो जाए ना, फिर ये इदारे ये चैनल बंद कर दें, अखबार बंद कर दें। वो तो ज़ाहिर हम अपने सोर्सेज से निकाल लेते हैं, तो वो सोर्सेज वही हैं जो अंदर बैठे होते हैं। जी और ठीक है, ये खबर भी ठीक है, 180 अरब रुपए वाली बात ठीक है। अब होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ वारदात क्या होती है। अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं राणा तनवीर हुसैन, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इससे पहले खुर्शीद शाह भी थे, शहबाज शरीफ रहे हैं, चौधरी निसार रहे हैं, ठीक है। होता क्या, होता ये है कि इजलास शुरू होने से पहले, अच्छा इसका नोटिस तकरीबन 1 महीना पहले नोटिस इशू कर दिया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास का ऑलमोस्ट। अच्छा उस दौरान क्या होता है जी, DAC करवा लें, आपका सेक्रेटरी है आ गया जी, ठीक है जी। वो जो सड़कों वाली बात की इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है, भाई ये यार आपके खिलाफ पैरा आया है, चलो सर देख लेते हैं, इसको DAC में ले जाए। वो अब DAC में वो पैरा चला जाता है और उसके बाद वहीं पे भी सेटलमेंट होती है। अच्छा DAC में क्या होता है, DAC में भी ऑडिटर जनरल का एक नुमाइंदा मौजूद होता है, एक वजारत ख़जाना का नुमाइंदा मौजूद होता है। अच्छा ये करप्शन होती किस तरह है, ये उस तरह का पैसा नहीं है समी साहब कि ये खा के लूट के, ये ऑडिट पैरा को सेटल करते हैं बाकायदा एक अंदाज में और उसको एक कानूनी शक्ल दी जाती है। उसको सेटल करने के लिए एक कानूनी रंग देगा, हमने इसको निपटा दिया। निपटाया इस तरह जाता है कि राणा तनवीर के हलके में, मुरीद के में या शेखुपुरा में एक सड़क बननी है, जो यार वो आप बना रहे हैं शेखुपुरा गुजराना रोड नाल एक साडा भी लंघदा है, वो उत्थे भी ला देना जी, चलो ठीक है जी। NH का ऑडिट पैरा सेटल हो गया, उनकी सड़क बन गई। इसी तरह सखर में हुआ था जब खुर्शीद शाह चेयरमैन थे, उन्होंने ये सारा काम किया था, तो ये तहकीकात करवाई गई। और अच्छा आज उन्होंने एक दावा किया कि हमने 500 अरब रुपया 2.5 सालों में रिकवर किया है। अब ये भी एक बड़ी वारदात है, कैसे रिकवर किया है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं, उनको बाकायदा देखा जाता है। उसके अंदर ये है कि समी इब्राहिम साहब ने जनाब 1 करोड़ का बजट लिया, उसमें से ये तफसील मैं ये, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि अगर इसमें रिफॉर्म्स होंगी तो अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं जी कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोगों की अब कहानी सामने आई है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी पूरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आपने इंसल्ट की है। चेयरमैन PSC कह रहा है कि हमारा मोराल डाउन हो गया, हमें बड़ी तकलीफ हुई है, वज़ीर आज़म ने गलत बात की है, स्टोरी गलत है, वैसे ही है ना जैसे आप नवाज ये बाहर कैसे आ गई है, हम स्पीकर को लिखेंगे, हम वज़ीर आज़म को लिखेंगे। अपोजिशन वाले तो आज वो ऐसे लग रहे थे, वो ऐसे। अच्छा एक चीज़ नुक्ता सिर्फ आखिरी बात करूँगा, राणा तनवीर ने कहा कि चूंकि हमने मौजूदा हुकूमत की ऑडिट पैरा लेना शुरू किए हैं, RLNG का मामला उठाया है, गर्दशी कर्जों का मामला उठाया है, तो लिहाजा जनाब ये हमारे खिलाफ वुज़रा हो गए। वुज़रा बाकायदा कहा कि वुज़रा हमारे खिलाफ चीखना शुरू हो गए हैं। तो आमर डोगर ने बोला, जो वहाँ पे मामले खसूसियत कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे बात की है सबूत के साथ बात किया। ऑडिटर जनरल साहब भी उन्हीं की बात कर रहे थे जो बात इमरान कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, वो ज़ाहिर है ऑडिटर जनरल तो इसका एक हिस्सा है कि हम आईनी इदारा हैं। ठीक है राना साहब, अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये वैसे ही फिर एहतजाज है जैसे नवाज शरीफ के ऊपर जो अकामा है, बुनियादी तौर पर तो वो एक गेटवे था मनी लॉन्ड्रिंग का कि उस अकाउंट में से पैसे उन्होंने भेजे, लेकिन ये इन्होंने आके कहना शुरू कर दिया, स्पिन ये दिया कि जी वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए इनको फारग कर दिया और ये हम पर ये विच हंटिंग है, ये हम पर इल्ज़ाम है। अब वहाँ पर भी करप्शन, क्योंकि जो करप्शन उन्होंने की 180 अरब रुपए की, तो उसके बेनिफिशरी तो यही लोग होंगे ना जो हुकूमतों में रहे, जो ठेके देते रहे, दिलवाते रहे, माजी के उसमें नून लीग के थे, उसमें पीपल्स पार्टी के थे। तो अब ये एक चोर को बचाने के लिए 5-6 मुबैना चोर जो हैं वो इकट्ठे होकर वो वावेला कर रहे हैं, यही है ना इसकी हकीकत। देखें समी साहब, जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, अगर गुज़श्ता 25-30 सालों में ऑडिटर जनरल की तरफ से अपनी रिपोर्ट में जिन बदनवानियों का जिक्र किया गया, ये पता चलाया जाए कि उनमें से कितनी बदनवानियों पर कार्रवाई हुई। मसला ये है कि ये रिपोर्ट जो है ये एक तमाशे से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होती कि ऑडिटर जनरल साहब, जैसे सदीक साजिद साहब ने बिल्कुल सही बात की कि उसको फिर वो जो ऑडिट पैरा के एतराज़ात होते हैं उनको सेटल कर दिया जाता है। ये सूरत हाल जो है, जो जिसका आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। अगर ऑडिटर जनरल का ऑफिस जो है वो गलती करे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है, उसका नोटिस लिया जाना चाहिए और उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि ये जिनके ज़िम्मे ये काम है
वो अपना काम ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से करें। इसमें खराबी, इसमें चीखने चलाने की क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हैं? फिर वही है ना कि किसी को डर होगा कि जब इसकी तहकीकात आगे बढ़ेगी ऑडिटर जनरल के ऑफिस की, तो फिर हमारा नाम ना आ जाए। तो इस खौफ से चीख चला रहे हैं ना, वरना एक इंक्वायरी पे क्या है, इंक्वायरी में अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनाब, रिफॉर्म्स जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं वहीं पर ये इस तरह माफिया के पंजे हैं समी साहब, सिस्टम में माफिया के पंजे हैं। एक और इशू पर हर जगह पे मौजूद है। समी साहब वॉकआउट किया शेख रोहेल असगर ने इस मामले के ऊपर, और वजारत दाखिला के ऑडिट इतराज़ात सुनने से इनकार कर दिया कि हमारी इंसल्ट हुई है, हम आज ऑडिट पैरा सुनेंगे नहीं, पहले इस मामले को निपटाएं। अच्छा, अब जनाब यही मैं कह रहा हूँ कि सदीक जान क्योंकि हमारे साथ है और यही माफिया जो कुछ करती है, ये इलेक्शंस में भी माफिया के लोग आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स के लोग आते हैं, करोड़ों रुपए से मेंबरान ख़रीदे जाते हैं। बात हो रही है सीक्रेट बैलेटिंग की, ओपन बैलेटिंग की, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे हर दिल अजीज़ जनाब सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्योंकि वहाँ पर थे तो उनसे सुन लेते हैं कि क्या वहाँ पर जो मामला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है अदालत का मूड, क्या लगता है माहौल, क्या लगता है कि ये जो ओपन बैलेटिंग है ये इसकी कोई इजाज़त हो जाएगी, या आज पहले हमें बताएं कि आज की समाअत में सदीक जान क्या हुआ? जी बिल्कुल समीर साहब, आज भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के दलाइल जो हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो अभी तक तो अदालत के तमाम तर सवालात के जवाब देने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नजर आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत को बार बार जो है वो एक ही पॉइंट अदालत को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही है कि क्योंकि आइन में जिक्र नहीं है सेंट इलेक्शन का, तो इसलिए ये इलेक्शन एक्ट के जरिए होंगे, और जब ये इलेक्शन एक्ट के जरिए होंगे तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के साथ ही जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग को ओपन बैलेटिंग में बदला जा सकता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का आज भी फोकस यही रहा कि जो भी एमपी होता है, क्योंकि वो पार्टी के टिकट, पार्टी उसको टिकट देती है तो वो अकाउंटेबल होता है, ही फॉलो करना होता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं, जिस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, हर सेनेट इलेक्शन पे 1985 से लेकर उसके बाद से हर इलेक्शन पे सवालात उठे हैं, और वो ये कहते हैं कि आप सिविल सोसाइटी देख लें, आप मीडिया देख लें, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि पीपल्स लीग नून दोनों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसमें भी इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि सेनेट में खरीदो फरोख्त जो है वो बंद होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अदालत को इसी बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जब अदालत ने ये कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में आपको उठाना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इसकी तशरीह कर देंगे, जाना फिर भी पार्लियामेंट में है, अगर कानून साजी होनी है तो वो भी पार्लियामेंट ने करनी है, आईनी तरमीम होनी है तो वो भी पार्लियामेंट ने करनी है, फैसला तो पार्लियामेंट में होना है, आप सिंपल इसकी तशरीह कर दीजिए। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगर अदालत ये कह देती है कि आप इसको कानून, सिंपल कानून साजी के साथ कर सकते हैं, तो इससे फायदा जो हार्स ट्रेडिंग है, जो खरीदो फरोख्त है, जो पैसे लगाए जाते हैं, जो करप्शन होती है, जो लूट मार होती है, इन तमाम चीज़ों का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो अब सोमवार तक ये समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब बहुत तैयारी के साथ पेश हो रहे हैं और वो अदालत के हर सवाल का जवाब देने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नजर आ रहे हैं। फैसला क्या होता है ये जाहिर है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अदालत को काफ़ी हद तक वो मुतमिन कर चुके हैं अब तक जितने भी उनके दलाइल हैं, जो भी उनके पॉइंट्स हैं। अच्छा सदीक, जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो बार बार बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी की, उस हवाले से भी कोई आर्गूमेंट हुए? क्योंकि वो पिछली तारीख में भी उनका यही था कि पहले इसको तय कर लें कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। देखें, उसके लिए समी साहब उन्होंने तहरीरी तौर पे भी उन्होंने कहा है कि वो अदालत के सामने दलाइल जमा कराएंगे, और वो कहते हैं कि एक दर्जनों ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन अदालत में आकर उनको अदालत ने उसके ऊपर अपनी राय भी दी, कानूनी उसकी जो भी राय थी अदालत की वो दी, और आइन की तशरीह भी की। तो अभी तक क्योंकि ये सारी इस वक्त टेक्निकल बहस चल रही है, हम अपने व्यूअर्स को उन टेक्निकल चीज़ों में तो नहीं उलझाएंगे, लेकिन सिंपल एक पॉइंट है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, कोई खरीदो फरोख्त ना हो, और सेनेट इलेक्शन के ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो ना उठें, लोगों का एतमाद बहाल हो, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सेनेट के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो, और जो लोग छुप कर अपना वोट भेजते हैं उनका भी रास्ता रोका जा सके। तो उनका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि ये आइन के तहत नहीं होते, ये कानून के तहत होते हैं, और जब ये कानून के तहत होते हैं तो सिंपल कानून साजी से इसका तरीकाकार बदला जा सकता है। इंडिया की उन्होंने मिसालें दी और ममालिक की उन्होंने मिसालें दी, और अभी तक तो उनके दलाइल जारी हैं। देखते हैं कि जो दीगर जैसे JUIF है उन्होंने मुखालफत कर दिया है, और उनके वकील पेश होकर और दलाइल देंगे कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए,
या ओपन बैलेटिंग अगर होनी भी है तो वो आइन साजी के जरिए होनी चाहिए, यानी तरमीम के जरिए होनी चाहिए। तो उसके बाद वो क्या सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक तो अदालत के तमाम सवालों के जवाब देने में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कामयाब नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदीक जान, सो नाइस ऑफ यू। आपने बड़ी तफसील से जो नुकात हैं जिस पर बात हो रही है वो की है। राना साहब, मैं देख रहा था रिमार्क्स, उसमें चीफ जस्टिस साहब का एक ये रिमार्क था कि जहाँ पर आइन खामोश होता है वहाँ पर फिर कानून उसकी जगह ले लेता है। तो यही तो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ये लग रहा था कि जो क्वेश्चन से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और चीफ जस्टिस साहब और जो उमर अताब बंदयाल भी हैं, मुझे लगता ये है कि वो पूरे जो उनके सवालात हैं, उनके जहनों में जो चीज़ है उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वो इस बात पर कोई थोड़ा कंसेंसस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आइन में क्लैरिटी के साथ ये नहीं लिखा हुआ तो फिर उसको तो रिप्लेस लॉ करेगा। और यही जो मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का है। जी समीर साहब, देखें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है जो आपने बात की कि इस बारे में आप सही कह रहे हैं कि जज साहिबान ने जो सवालात किए और जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने उनका जवाब दिया, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि ये मामला कानून से मुतल्लिक़ है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात की उसके नतीजे में अगर समी साहब किसी भी MPA या MN या MNA पर ये पाबंदी आयद नहीं होगी, अगर ये ओपन बैलेटिंग होती के बैलेट होता है के ज़रिए सारा कुछ होता है, तो उसके नतीजे में ये नहीं होगा कि कोई पाबंदी लग जाएगी कि किसी को उसने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना, क्योंकि ये पाबंदी तो सिर्फ आइन के तहत लग सकती है कि वो बंदा अपनी पार्टी के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तहरीक एतमाद फाइनेंस बिल है, इस तरह के जो मामलात हैं। लेकिन यहाँ पे कानून के तहत अगर ये शो ऑफ हैंड का भी कोई तरीक़ेकार आता है तो उसमें ये होगा कि बैलेट पेपर जो हैं उनके पीछे नाम लिखा होगा मुतल्लिका रुकन पार्लियामेंट का या रुकन सूबाई असम्बली का कि ये उसका था कि उसने जिसको भी वोट दिया है, भले उसने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है, तो वो पता चल जाएगा। दुनिया में हमने डेमोक्रेसीज़ में हमने ये देखा है। अभी मैं मिसाल दूंगा आपको अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की। आज वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के मुआवजे की दरख्वास्त है, उसमें 10 रिपब्लिकन मेंबरान हैं जिन्होंने अपने ही सदर के मुआवजे के हक़ में वोट दिया है। और वो पार्टी जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें उसके तो वो मुखालिफ हैं, लेकिन वहाँ पर जो वोट है वो बाकायदा अगर आप देखें तो ओपनली कॉल किया जाता है। सेनेटर या उसका नाम और कांग्रेसमैन वो आके सवाल उठाया जाता है, वो करते हैं स्पीकर, और वो उस पर ने या आए वो कहते हैं। पूरा कोई छुपने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सब ओपन है और अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट देते हैं। अगर कोई अपनी पार्टी के सदर या अपने किसी उन्हीं की अपनी अगर कोई पॉलिसी है उसके हवाले से कोई वोट है तो वो उसके ख़िलाफ़ देते हैं वोट, तो उनकी कोई मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती और वो मौका उन्हें दिया जाता है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। बिल्कुल आपने सही बात की है। ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो यही है जो बात आपने कही कि यहाँ पर भी सेनेट के इलेक्शन में ये तरीक़ेकार होना चाहिए कि अगर किसी ने अपनी पार्टी से हटकर वोट दिया है तो बजाय इसके के बाद में कहा जाए हम पता चला रहे हैं, कमेटी बन रही है जी, किसने ये किया, वो खुलकर सामने आए कि जी हाँ मैंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, पार्टी के कैंडिडेट। तो सदीक जान, नून लीग को क्या एतराज़ है इस पे? आप तो क्योंकि पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो जो पार्टी के लोग हैं उनसे आपकी हर इशू पर बात होती होगी, वो इसके क्यों खिलाफ है ओपन बैलेटिंग के? चलें अपना सदीक साजिद साहब, आपने अगर ये सवाल सुन लिया है तो आप दे दें, क्योंकि सदीक जान साहब तो जा चुके हैं। मैं इसमें एक अलग अंदाज से बात करूंगा। जो 18वीं तरमीम थी उसमें एक मुतलकुल अनानियत कायम की गई कि पार्टी सरबराहों को इख्तियार दिया गया। ये जो आप ज़मीर की आवाज़ की बात कर रहे हैं ना, ये उसमें उनकी आवाज़ बंद करने के लिए कि ये जिस तरह आपने मिसाल दी है कि 10 रिपब्लिकन ने वोट दिया है डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर, ये ज़मीर की आवाज़ बंद करने के रज़ा रब्बानी साहब वैसे तो बड़े असूली और कानूनी बंदे बनते हैं, यानी कि अगर आप ज़मीर कुछ और कहता है और आप वोट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही देंगे तो फिर ज़मीर आपको मलामत करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे, मलामत बेशक ज़मीर करता रहे, आप रुकनीत से महरूम हो जाएंगे। ये वाला 18वीं तरमीम में सुकून मौजूद है और उसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार जो बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम में तरमीम होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों को निकलना चाहिए कि अगर देखें हर MNA हर MPA वोट तो आवाम के लेकर आता है ना,
पार्टी के चले कहते हैं जी पार्टी को वोट मिलता है, पार्टी के वोट के साथ साथ हमारे यहाँ जो चीज़ क्या चलती है समी साहब आप भी जानते हैं, राणा साहब भी जानते हैं, बरादरीज़म होता है, लोगों के अपने काम करने के तरीके होते हैं, उसी बुनियाद से बहुत से लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उनको एक पार्टी टिकट के नाम के ऊपर कहा जाता है जी आपने पार्टी के फैसले का पाबंद रहना है, तो यहाँ पे तो वैसे ज़मीर की आवाज़ जो है वो मार दी जाती है। तो इसी वजह से नहीं, वो तो इस पे तो आसिफ जरदारी साहब खुल के कहते हैं डेसूं ना डेसूं, 18वीं तरमीम ना डेसूं। तो इसी वजह से है ना जी कि कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पैदा नहीं होता, वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो नहीं देते 18वीं तरमीम में, वो उसकी एक ना एक दिन समी साहब इस 18वीं तरमीम में तरमीम होनी ही होनी है। और अच्छा ऐसी 18वीं तरमीम की है अल्लाह के नाम पे, इन्होंने पता नहीं क्या वो नून लीग और सारे मिलके आज तक उसके रूल्स नहीं बन सके बहुत सी चीज़ों के। ठीक है, फेडरल लैंड। अच्छा सदीक जान आ गए हमारे साथ, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल है मेरा। सदीक जान, ये जो लोग मुखालफत कर रहे हैं ओपन बैलेटिंग की, वहां पर आपकी उनसे क्या वजह है, ये क्यों इसके मुखालिफ हैं? देखिए समी साहब, ओपन बैलेटिंग की एक तो जो अभी तक जाहिर है जो वहाँ पे उनका कानूनी नुक्ता होगा वो तो जब वो आएगा सामने तो हम देखेंगे, लेकिन जो एक उसमें सवाल उठाया गया वो ये है कि अगर एमपी को आपने ये राइट नहीं देना कि वो अपनी मर्जी से किसी सेनेटर को वोट दे सके, तो फिर तो मखसूस नशिस्तों की तरह एक लिस्ट फराहम की जाती और आप उनको सेनेटर मुंतखब कर लेते। यानी आप सीटों के मुताबिक कि जिस पार्टी की जितनी सीटें बनती हैं आप उनको कहते हैं कि आपके सेनेट की इतनी सीटें बनती हैं, आप अपने नाम लें और आप अपने सेनेटर बताएं कौन कौन होंगे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उनके पार्टियों को इस तरह से आप तनासुब के लिहाज से आप सीटें दे दें, तो एमपीएस को ये हक दिया गया है कि वो अपनी अगर पार्टी उनके कुछ सही लोगों को टिकट नहीं देती और वो किसी और को समझते हैं कि वो बेहतर है तो वो उसको वोट दे दें। तो ये एक पॉइंट जो है वो उठाया जा रहा है। बाकी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो पॉलिटिकल चीज़ें ये हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई ये समझती है कि उनके अपने एमपीएस उनके जो नामजद करदा सेनेटर्स होंगे उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के भी नाम आ रहे हैं कि जिनको जो है वो टिकट देने की बात हो रही है, जो कि इमरान खान साहब के हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले उनका कहीं पे वजूद नहीं था, पार्टी में उनको खिदमात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको टिकट देना चाहते हैं। तो ये भी समझा जा रहा है कि बहुत सारे एमपीएस शायद उनको वोट ना डालें। तो इस वक्त एक पॉलिटिकल बयानिया ये भी है पीपल्स पार्टी नून लीग का, क्योंकि इमरान खान साहब को अपने एमपीएस का डर है कि वो वोट नहीं देंगे, इसलिए वो ओपन बैलेटिंग चाहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या करती है और कानूनी नुकात जो होंगे वो जाहिर है जब वो सामने आएंगे तो फिर हम उस पर बात कर सकेंगे कि उनके कानूनी नुकात क्या होंगे जो मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब आप क्या कहते हैं, शायद खकान अब्बासी साहब की मुलाकात नहीं हुई नवाज शरीफ साहब से और ये सब क्या है कहानी, आपके पास क्या स्टोरी है? मेरे जो सोर्स है उसके मुताबिक तो मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात में कहाँ टेलीफोन की मुलाकात हुई है, लेकिन बाज़ाब्ता मुलाकात उनकी जो है वो नहीं हो सकी। मतलब जब ही नहीं उन्होंने पाई गलबात हुई और वो ये कहा गया मियाँ साहब की जानब से कि कोरोना की वजह से मैं आजकल मिलता जुलता जो है वो कम हूँ, लेकिन असल कहानी ये है कि मियाँ साहब नाराज़ हैं कि आप एनआरओ लेकर आए हैं और नाम आपका तो वो तो खुद एनआरओ लेके आए, इजाज़त अदालत ने ईसीएल से नाम निकाला, तो मियाँ साहब भी ऐसे ही गए हैं, तो मियाँ साहब भी फिर एनआरओ से गए हैं? वो तो कह रहे हैं जी आप किसी और तरफ से आए हैं और कहाँ से? जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिन शख्सियात के बारे में जो जिनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, आपने उन्हीं से जो है वो फ़ोन करवाया है। तो शायद खकान अब्बासी ने मेरे सोर्स के मुताबिक कहा कि नहीं मियाँ साहब मैंने फ़ोन नहीं करवाया, उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा दरख्वास्त तो आपने 3 महीने से डाली हुई थी, तो उनका फ़ोन वो कैसे जाना तो आपने था, उनका क्यों आया? तो हम तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है। और फिर उन्होंने कहा जो तो पार्टी से निकाला नहीं अभी तक, फिर जी पार्टी से निकाला नहीं शायद खकान अब्बासी? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं निकालते, अभी तो ज़रूरत है ना जी। वो ज़ाहिर है जो आपने बात करी, मैं तो सिर्फ एक पहलू की मुलाकात की बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना मामला तय हो गए हैं और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, वो और कहानी है, लेकिन मैं तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं कोई आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं सर, वो आपका राइट है और आपको सोर्सेज ने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई होगी। मैंने तो ये तक बता दूं कि मैंने वो गुफ्तगू सुनी है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चले इसको। और फिर अच्छा मियाँ साहब बड़े सियाने हैं, उन्होंने उस गुफ्तगू के दौरान कहा कि मैंने पाँच जगह से कंफर्म किया है और उसके बाद मुझे पता चला कि ये आपकी जो इजाज़त है ये आपको इजाज़त दिलवाई गई है। एक प्रोसेस तो ठीक है, सारा का सारा किया गया कि कैबिनेट में चली गई, वज़ीर आज़म ने दे दी, वो जो ECL कमेटी थी उसने और वज़ीर दाखिला सारा वो, लेकर उन्होंने कहा जी जो इनिशिएशन हुई है, जो आगाज़ हुआ है, उसके लिए आपने फ़ोन करवाया है। और फ़ोन एक ऐसे शख्स का फ़ोन कराया गया है आपके मामले के ऊपर जिनके हवाले से जो आप बात बता रहे हैं ना, इससे तो अच्छी खबर ये है कि मियाँ साहब मुकम्मल सेहतमंद हैं और 5 जगह से वो
तस्दीक कर रहे हैं, जसूसी का काम भी शुरू कर दिया उन्होंने। समी साहब, हिज हेल्थ इज फाइन, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है आने वाले कि पाकिस्तान मजीद मुस्तफिज हो सके। मैं आपको क्या बताऊं, आने वाले दिनों में इस पे डिटेल पे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किन किन लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और किन किन लोगों के बारे में फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या मालूमात वहाँ पे बैठ के इकट्ठी कर रहे हैं और मरीम नवाज साहबा यहाँ से जिन लोगों से मिलती हैं उनके बारे में क्या रिपोर्ट वहाँ पे देती है, परवेज़ रशीद साहब रोज़ाना क्यों फ़ोन करते हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन चलें जी, ठीक हो गया प्रोग्राम में वक्त। तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी समी साहब। देखें जी, मैं ये अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो इन्होंने सदीक साजिद साहब ने बात की कि मियाँ साहब बड़ा फ़ोन करते हैं पता नहीं किन किन लोगों को और एक बड़ी भरपूर हेक्टिक और एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा था हमने यहीं पर ख़बर भी की थी कि जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में तो कीमे वाले नान मंगवा के खाते थे और नान भी वो जो बीफ वाले कीमा। तो हमारे दोस्त हैं खावर घुमन साहब, दुनिया के ब्यूरो चीफ़ हैं, कल उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप अमेरिका से आए हैं तो चलें थोड़ा टाइम गुजारते हैं, तो बारबेक्यू टू नाइट पे हम लोग चले गए। तो मैंने वो एक चिकन के कीमे वाला नान, मियाँ साहब की बातें कर रहे थे तो मंगवा लिया। अब यकीन करें वो आधा नान मैंने खा तो लिया, लेकिन उसके बाद वो जो एक पंजाबी में लफ्ज़ वर्ड यूज़ करते हैं पलसेटे मारना, मैं सारी रात पलसेटे ही मारता रहा हूँ। और वो चिकन का कीमे वाला नान था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब तो दो नान बीफ के कीमे वाले सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्होंने खाए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ही वाज क्वाइट फाइन एंड ही वाज वेरी मच। आपने भी मियाँ साहब की तरह सुडानी कावा पीना था ना उस कीमे इधर सुडानी भी, हमें तो सुडानी नहीं, नाइजीरिया का भी नहीं मिला, सुडानी कहाँ से मिला? ये है, मेरी बात सुने, मियाँ साहब जो है ना, जो आपने उनकी सेहत के हवाले से बात की, देखें ये अभी सदीक साजिद साहब फरमा रहे थे कि शायद खाकान अब्बासी को उन्होंने कहा कि तुमने फ़ोन करवा के ये सारा अपना नाम निकलवाया और आए हो और एनआरओ लिया। यानी सदीक साजिद साहब, मियाँ साहब को नहीं पता कि उनका नाम कैसे निकला था। मियाँ साहब का नाम वो बाद में ठीक है कि लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई, लेकिन असल नाम तो मियाँ साहब का वफाकी काबीना ने निकालने की मंजूरी दी थी। तो ये मियाँ साहब के कोई चाचे के पुत्र थे वफाकी काबीना वाले कि उन्होंने मियाँ साहब का नाम निकालने का कह दिया। सारी इमरान खान साहब कन्विंस हो गया कि मेरी बात सुने समी साहब, सारी उम्र जो शख्स एनआरओ लेता रहा वो कहेगा कि जी मैं शायद खाकान अब्बासी साहब आप एनआरओ के तहत 15 दिन के लिए आए हैं, वो तो फिर शरीफ आदमी 15 दिन बाद वापस आ गया। ये तो प्लेटलेट्स का ड्रामा करके बाहर गए और साल से ऊपर हो गया, अभी तक ये वापसी का नाम नहीं ले रहे और कहते हैं कि जी मैं अभी नहीं आऊँगा। मसला समी साहब ये है कि अब इनको पता चल गया जो बात आपने कल भी कही थी कि वो जड़ा चूरन बेच रहे थे ना अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल कर, वो अवाम ने कर दिया रिजेक्ट। अब ये शायद खाकान अब्बासी की तरह के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मामलात जो हैं ठीक करना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो कुछ हम कर चुके हैं उस पर। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या सूरत हाल है? वो तो अब वो खुद नामबाद का कहना शुरू कर दिया, तो फिर ये तब्दीली कैसे आई है? पिंडी की बजाय इस्लामाबाद जाने वाली बात, इस्तीफ़ों की बात ख़त्म हो गई, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना और फिर एहतजाज की अब बात ही नहीं है, फरवरी मार्च अप्रैल में चला गया। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली, आपका क्या ख्याल है? वैसे ही आ गई मौलाना फजलुर रहमान साहब ना जी ना, वैसे कैसे आ गई? एक तो पीपल्स पार्टी नून लीग। अच्छा, एक सवाल मेरा है, इसी में ऐड कर दूँ, इसकी वजह ये तो नहीं है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब हर मौलवी को 10,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा और मदारस के बच्चों को जलसों में नहीं जाने दिया जाएगा, शेख रशीद साहब ने कहा। और साथ में ये भी कहा है वफाकी जो रिलीजियस वज़ीर हैं कि जनाब ये जो भी मदारस के जिसके भी बच्चे जाएंगे तो वो फिर उसका वो तो जो उनका जो खाना पानी है वो भी बंद किया जाएगा और लिस्टें बन रही हैं कि कौन कौन सा मदरसा मौलवी किसके साथ है। तो इस पर मौलाना साहब इस वजह से फिर थोड़ा सोचा होगा कि ये जो मेरी जो ताकत है, मेरी जो डोमेन है, ये तो साढ़े को साढ़ा खजाना ही ले जा रहे हैं, ये बात हो सकती है? सिर्फ समी साहब इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना तो 592 के करीब जो है वो मदारस हैं, 20% जो है वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी तो सारे गैर रजिस्टर्ड हैं।
और इन पे ज़ाहिर है जो गरीब तलबा पढ़ने आते हैं तो वो बेचारे कहाँ इन जलसे जुलूसों में। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान का भी एक जो मदारस के हवाले से जो इनका मकतबा फ़िक्र है, उनके भी अच्छे खासे लोग हैं। ये बात आपकी ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं, ये जो आप उनको अदायगी करने वाली या उनको एक तरह का वजीफ़ा कह लें या उनके वो उस हवाले से। लेकिन ये बात तो तय है कि उनके जो दीनी मदारस के जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल जो है वो एहतजाज के लिए नहीं होने दी जाएगी किसी सूरत भी। ये तो आज जो मीटिंग हुई है 5 वज़रा जो कमेटी बनी थी उसमें भी उन्होंने ये सारा तय कर लिया। इस्लामाबाद के हद तक तो लिस्टें बनाना कोई ऐसा इशू भी नहीं है। दूसरी बात जो मौलाना फजलुर रहमान की सभी साहब आपने की है, आप इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, आपके वीलॉग भी मैंने देखे हैं। उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है, मौलाना ज़ाहिर आप तनहा परवाज़ तो कर नहीं सकते। राणा सनाउल्लाह का आपने बयान देख लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत पहले कह दिया कि भाई हम वहीं पे धरना देंगे जहाँ पे इमरान खान ने दिया था, वो भी अपारा वाली साइड पे जी। इस साइड पे तो ये जाएंगे नहीं और वहाँ पे मौलाना अकेले तो नहीं जा सकते, ज़ाहिर है PDM के साथ ही जाना है। और PDM की जो इस वक्त हालत है वो सुन ले, वो मैं आपको बता देता हूँ। मरियम नवाज़ वो मुँह बना कर बैठ जाती है, सॉरी टू से। अब ये वो बन्नू में भी नहीं गई। माफी क्यों मांग रहे हैं आप? ये आपकी वजह से। सॉरी टू से क्यों बोला आपकी वजह से? मेरी वजह से क्यों बोलना सर? खातून है ना, बन्नू में मालाकान में लोरालाई के जलसे में वो नहीं गई, तो इसी वजह से वो ज़ाहिर है जी। मैंने पहले भी आपको कहा था मौलाना फजलुर रहमान वो नहीं चाहते, वो कहते हैं जी ज़ाहिर है जी जब ये आती हैं तो शायद मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ। अच्छा, एक और सवाल है यार, वह सदीक साजिद, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई तमस्खर वाली बात नहीं है, वैसे ही मैं ज़रा ये बिलावल भुट्टो को तो बुला लिया जो बाइडन ने और जरदारी साहब को भी, तो वो जा भी रहे हैं सुना है, तो ये मरीम साहबा को नहीं आई इनविटेशन? क्योंकि ये भी ओबामा पाजी के जब ये वो थे सदर और वो गई थी वाइट हाउस में, तो मिशेल ओबामा के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इनके लॉबियस्ट ने वहाँ पे कोई हरकत नहीं दिखाई। ये तो समी साहब आप बेहतर तबसरा कर सकते हैं। नहीं तबसरा आप नून लीग के नहीं बुलाया जी, नहीं बुलाया। इस तरह की दावत जो है मुस्लिम लीग नून को नहीं, खास तो उनकी लाजमी तौर पे होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस तरह की कोई नहीं, मरियम नवाज को नहीं बुलाया। क्योंकि इस बहाने मरियम नवाज साहबा को फिर वीज़ा भी मिल जाता बाहर जाने का, यानी इजाज़त भी, क्योंकि अगर जो बाइडन साहब ने, जो बाइडन पाजी ने बुलाया। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाने के लिए आसिफ जरदारी साहब की सेहत भी ठीक हो जाएगी? नहीं, वो तो इलाज वहाँ पे करवाएंगे। आप कहते हैं कि वो इलाज वहाँ पे करवाएंगे भाई। आपने खुद कहा उनकी तबीयत बड़ी खराब है, मल्टीपल टाइम करवाएंगे। आप तो कहते हैं अदालत नहीं आ सकते तो अमेरिका प्रवास कर जाएंगे। नहीं, वो इलाज के लिए तो बंदा चला ही जाता है ना सर, वो एयर एम्बुलेंस में जाएंगे। वो भी अमेरिकी सदर की चाय के नहीं, वो वहाँ पे इलाज करवाने जा रहे हैं, वो तो बख्तावर की शादी के बाद जाएंगे। ये तकरीब में तो बिलावल जा रहा है। वैसे भी समी साहब वो चली गई मरियम नवाज, तो पीछे से पार्टी कौन चलाएगा? आजकल तो वो फैसले कर रही है वीडियो लिंक से चल जाती है। अच्छा, ये भी देखिए मजे की बात देखिए, ज़िमनी इंतखाब में टिकट किसको देना है, मरियम नवाज साहबा फैसले कर रही है। सेनेट इंतखाब में टिकट किसको देना है, मरियम नवाज साहबा फैसले कर रही है। अच्छा, एक और वारदात सुनिए, मरियम नवाज साहबा ने क्या किया कि मोहम्मद जुबैर जो उनके तर्जुमान है, उनको बोला जी अपना ये वोट ट्रांसफ़र करवा लिया उन्होंने पंजाब में, ताकि उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर लाया जा सके। शहबाज शरीफ को पता चला, उन्होंने शाह मोहम्मद शाह का वोट ट्रांसफ़र करा लिया। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, क्योंकि मुकाबला नहीं होगा। चचा जो हैं वो भतीजी से प्यार करते हैं, सर पे हाथ फेरे। चलें सर, मैं तो वो खबर की बता रहा हूँ कि देखें कि ये भी एक चैनल जो आप बात शुरू में हम कर रहे थे शीन और नून, वो एक चीज़ चल रही है। अब 3 बंदे तो वैसे ही आ जाएंगे, राजा जफरुल्लाह, मुशाहिदुल्लाह और परवेज़ रशीद, ये तो अपनी सीटें रिटेन करेंगे। 4 से ज़्यादा इनको वहाँ पर मिलनी नहीं है। कोशिश करेंगे कि इनकी तो नज़र आएगा हम 5 ले लें, 5 मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो 5-6 जो लोग इनके MP हैं वो तो मुनहरफ हो चुके हैं, पहले ही वो इनके खिलाफ जा चुके हैं। इसी तरह के और बहुत से लोग हैं, और अगर ये सही तरीके से वोटिंग हो गई तो मेरे तो ख्याल में ये 3 नशिस्तें बचा लें तो बड़ी बात है। तो ये इनकी तो आपस की तफरीक मौजूद है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, पार्टी का चेयरमैन मौजूद है राजा जफरुल्लाह की सूरत में, लेकिन फैसले एक नायब सदर कर रही है, सीनियर नायब सदर पर नहीं कर रहा। सीनियर नायब सदर कौन है? शायद खान अब्बासी। कागज़ों में तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है ना जी कि मरियम नवाज़ को तमाम तर जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। उन्होंने आज खुद अडॉप्ट कर ली हैं, फैसले कर रही हैं लोगों को बुला के। इसमें कोई चंबे की बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर आप पार्टी के कानून को, दस्तूर को आप ख़त्म कर दें। आप ये इसी तरह के चंबे की बात है, जिस तरह पिछले दिन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का हुआ, बिला मुकाबला तमाम मुंतखब, वाह 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 वाह। फिर कहते हैं जी पार्टी जमहूरियत की बात करते हैं और अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है।
ये तो हमारे यहाँ सिस्टम है। ये जो हम मरूसियत का रोना रोते हैं, यही तो मरूसियत है। पता ही नहीं चला, सिर्फ एक प्रेस रिलीज आती है जी ये उम्मीदवार खड़े थे, किसी और ने कागज जमा नहीं करवाए और ये मुंतखब हो गए। भाई ये कौन सा तरीका कार है? मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों का नोटिस ले, नोटिस उनको लेना चाहिए। और इसी तरह की ये सारी अच्छा, इलेक्शन कमीशन आपने बात की है, अच्छा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल वर्किंग पार्टी कमेटी है, जनरल काउंसिल किधर है? मुस्लिम लीग नून की कहाँ बुलाई गई है? किधर है फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पीपल्स पार्टी की? इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी किधर? किसने फैसला किया? करके बना दिए बाबे बल्ले बल्ले टोल में जा रहे हैं। कि अगर आप अपने जज्बात पे थोड़ा काबू पा लें और जो शीन नून लीग का आप चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मजीद उस पर तबसरा करना चाह रहे हैं तो मैं वापस आके आपको दे दूंगी, ओवर टू यू हो जाएगा। खैर जी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सदीक साजिद साहब, अपना चूरन बेचना चाहेंगे आप? अच्छा मैं वो बात कर लूं, वो चूरन हो जाता है। मैंने वो बात ही नहीं की, पूरे प्रोग्राम में खामोश हूं, एक लफ्ज मैं बोलती हूं तो आप सीधा छत पे जाके लगते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपके मुझे क्या पता, मेरा काम है सिर्फ सवाल करना। मैंने तो एक सवाल किया, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। मैंने कोई एनालिसिस तो नहीं दिया आपको। फुटेजेस देख ले उनकी, मैंने एनालिसिस नहीं दिया, मैं तो सवाल कर रही हूं। सही की है। हां बस सही है, ये आप बोले, आप अपना जवाब दें। जो है ना, फुटेजेस देख ले उनकी, वो इजलासों की सदारत कर रही है। आज सियालकोट मिल रहा है, आज गुजरांवाला मिल रहा है, आज समड़ियाल मिल रहा है। वाह 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 वाह। और उसमें कोई और है ही नहीं। परवेज रशीद साहब बैठे हैं, मोहतरमा बैठी हैं। और सर फिर अनाउंस तो करें ना, कोई तरीकाकार तो इख्तियार करें ना। और नोटिफिकेशन इलेक्शन समी साहब लड़ नहीं सकते। चलो जी, पीपल्स पार्टी वो करार दी गई है, वो पार्टी। ये सदीक साजिद सही कह रहे हैं ना, ये एक गुलामों की पार्टी है जो हाथ बांध के खड़े होते हैं, कोई बिलावल के आगे, कोई मरियम नवाज के आगे। कहाँ जमहूरियत? जमहूरियत का डंडोरा पीट रहे हैं। जमहूरियत कहाँ पे है? यहाँ पे जमहूरियत इन पार्टियों में नहीं है, और शर्म इनको आती नहीं है बात करते हुए जमहूरियत की। इक़्तिदार मिलता है ना, पैसा मिलता है ना, वो फिर जमहूरियत तो ना, वो पॉलिटिक्स में शर्म लेने के लिए थोड़ी गए हैं, इक़्तिदार लेने के लिए गए हैं, पैसा बनाने के लिए। सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है ना, इन जमातों ने, हमारी सियासी जमातों ने इस मुल्क में सियासी अखलाकियात जो है जिस तरीके से उनको बर्बाद किया है। ठीक हो गया जी, इसके आपको माजी में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब, अब ये बताइए कि ये नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, ये इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं और 3 दिन के बाद वापस आएंगे, खामोश हैं। वफाकी वजीर उनको कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा वापस लें। क्या लगता है आपको, इस्तीफ़ा वापस लेंगे? और क्या झगड़ा क्या है? झगड़ा वही हज़ारा वाला ही, उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने ट्वीट किया था वही बना था। और फिर आपस की लड़ाई है जी, मुख्तलिफ मुआवनीन खुसूसी की, शहबाज गिल साहब, ये नदीम अफजल चांद। फिर आपने देखा था कि ट्विटर के ऊपर भी दोनों की अच्छी खासी जो है वो हुई थी। और फिर साथ ही साथ नदीम अफजल चांद बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जैसे हुकूमत की, वो उससे एग्री नहीं कर रहे थे इन चीज़ों। ये खासकर जो कीमतें बढ़ जाती है बिजली की या गैस की या उससे तो कोई भी एग्री, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हाँ ये ज़्यादती है, होर्डिंग है, वो तो ठीक है। दूसरा, उनके पास इतना कोई इख्तियार नहीं था, वो इतने, वो आपको पता है बोलते भी थे। लेकिन वो अभी उन्होंने यही खुद ही यही कहा कि मैं पार्टी में रहूँगा लेकिन मैं वापस इस्तीफ़ा नहीं लूँगा। वो अलग बात है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे ताबिश से कहा उन्होंने, ताबिश गौर से कि आप काम करें, मुझे लगता है नदीम अफजल चंद साहब से भी यही कहेंगे प्राइम मिनिस्टर कि आप अपना काम जारी रखें। बिल्कुल, ये बात तो समी साहब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कही ना कि जो लोग मीडिया में जाकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बयान देते हैं, अगर वो हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते तो वो इस्तीफा दे दें। उसके बाद नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दिया। ये कोई पॉलिसी पर तो नहीं बात थी ना, वहाँ पे जाना या ना जाना, ये कोई पॉलिसी तो नहीं थी ना। ये तो एक इवेंट है जिसके ऊपर राय का इजहार किया। पॉलिसी तो है ना राना साहब, कोई एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, कोई बे इनकम सपोर्ट है, कोई इसी तरीके से बैठना है। मेरा ख्याल है अगर आप पार्टी के अंदर अगर इख्तिलाफ करना अच्छी बात है, एक सेहतमंद चीज है ना। अगर कोई हो रही है, अगर आप इस्तीफा दे दें बस, अगर आपको नहीं, वो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का मकसद वो पॉलिसी की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने तो एक जनरल बात की ना, जो बंदा भी इस तरह, और ना ही उन्हें, ना ही वो कोई नदीम अफजल चंद के बयान को फोकस करके उन्होंने कोई बात कही होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले जमहूरियत होती है, जमहूरियत। जी सदीक साजिद, मैंने कहा कि अगर ऐसी बात होती ना तो पॉलिसी वाली, तो फिर सबसे पहले फवाद चौधरी से इस्तीफा लिया जाता। हाँ, वो जिस तरह का बोलता है, या शीरी मजारी साहब, उनसे लिया जाता। हाँ, लेकिन नहीं, वो मेरा ख्याल है कि शायद वो एक
देखे ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो सबके लिए बात की है ना, उन्होंने चंद साहब के लिए तो बात और वो अकेले पॉलिसी नहीं के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा जी सदीक साजिद साहब, ये 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा और अकील अंजम और हनीफ अब्बासी साहब और फजल चौधरी साहब के ज़िम्मे लगाया मरियम साहबा ने कि शेरों को इकट्ठा करना है, तो शेर आएंगे, कितने का आएंगे? बिल्कुल, आज भी इजलास हुआ, कल भी इजलास हुआ। तारिक फजल चौधरी का जो उधर फार्म हाउस है वहाँ पे सेक्रेटेरिएट आपको पता है बनाया गया मुस्लिम लीग नून का, तो वो वहाँ पे आज भी इजलास हुआ और उसमें यही जिम्मेदारियाँ लगाई गई और ये उसमें बड़ा फैसला यही है कि मरियम नवाज़ साहबा पिंडी से एक बड़ी रैली की क़ियादत करते हुए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर आएंगे और फिर हज़ारों की तादाद में मजमा होगा और यहाँ पर आकर वो बाकी PDM के रहनुमाओं के साथ वो करेंगे। अब ये टास्क तो दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो पिंडी है उसके अंदर भी तकसीम है, उसके अंदर भी तफरीक है। चौधरी तनवीर ग्रुप अलहदा है, वो नसीम ग्रुप अलग है, हनीफ अब्बासी ग्रुप अलग है, वहाँ पे भी वो चीज़ें चल रही हैं। अब ये इसी लेकिन को मरियम नवाज साहबा पर तो सबका इत्तेफाक है। उन पर तो है, उन पर तो सबका नून लीग के जो लोग हैं वो मरियम को अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है मरियम में, भले हम उनसे इख्तलाफ करें उनकी ओपिनियन से, लेकिन क्राउड पुलर तो मरियम नवाज। अल्लाह करे वो लाहौर के जलसे वाला अल्लाह करे हाल ना हो, तो यहाँ पे तो आपको पता है इन्वेस्टिगेट हुई वो तो लाहौर के जलसा जो था ना वो पाकिस्तान फौज के बारे में लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के सामने तकारीर तो फिर भी सर वही होनी है ना, तकारीर तो नहीं। अब शायद नवाज़ साहब के दौरे के बाद वो नहीं। अच्छा चलो देख लेते हैं सर जी, अगर आप ये कहते हैं CBM आप गौर नहीं करते जब वो कुछ लिखती हैं, गौर किया करें जब वो कुछ लिख रही होती हैं। मेरा नहीं ख्याल के वो क्राउड पुलर भाईजान कोई नहीं है। वो देखें क्राउड पुलर जो होता है ना, वो जहाँ भी रेलवे स्टेशन पे भी जाए ना लोग वहाँ भी आ जाते हैं। वो अपनी पॉलिसी बदलेंगी, वो क्राउड जो लीडर होता है ना, मेरी बात सुने ना, कोई इंतजाम होता है ना, जैसे अलीना कह रही हैं कि साद रफीक ने या किसी ने ताबुन नहीं किया, वो मसला नहीं होता। लीडर आता है ना, पता चलता रेलवे स्टेशन पे आ रहा है, वक्त तो आते थे ना माजी में लीडर यहाँ पे, कैसे लोग अब पहुंच जाते थे। ये वो लीडर ही नहीं है। क्यों जी सदीक साजिद साहब, ये वो लीडर नहीं है, वो वैसे ही लीडर है, मुझे तो लगता है खुद साख्ता लीडर है ना जी। आस्ता आस्ता बन जाएंगे, अवामी लीडर बने ना, अवाम के अंदर दिख रहे, अवाम के मसाइल सुने। आप बताइए आपके दोस्त शेख रशीद साहब की वजारत दाखिला कैसे चल रही है? उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा मदारिस के बच्चों को नहीं जाने देंगे, चाहे वो उधर जलूसों में, PDM के जलसे जुलूसों में। सर जाना भी नहीं चाहिए। देखें मौलाना फजल रहमान, एक संजीदा बात करूँ कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो तो चाहते हैं कि उनको कोई लाश मिले खेलने के लिए, और हुकूमत ये उनको किसी किस्म का कोई मौका नहीं देना चाहती, इसी वजह से उन्होंने इजाज़त दी है। अच्छी बात है, इजाज़त देनी चाहिए कि ठीक है आप एहतजाज करें, आपका राइट है। उसके बाद वही इन्होंने अगला इसके बाद मुजाहरा जो है वो नैब के दफातर के सामने जो है वो करना है, क्योंकि इस हवाले से भी उनके बहुत सारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इलेक्शन कमीशन के सामने जो मुजाहरा होना है वो तो आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस का जो कहते हैं जी जल्दी फैसला किया जाए, उसके लिए होना है। उसमें तो आज उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ ने एक लंबा चौड़ा अपना जवाब जो है वो जमा जो है वो करवा दिया है, और हो सकता है कि इस हवाले से 19 से पहले ही कोई ना कोई चीज़ जो है वो सामने जो है वो आ जाए। अब फॉरेन फंडिंग की अगर बात की जाए तो फॉरेन फंडिंग से मुतल्लक तो फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और बहुत सी जमातें, अगर वो केस खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सामने आ जाएंगी। अब ये देखें ना, अब जो तकारीर होती हैं, ये लोरालाई का जलसा था, ये मालाकंड का था, अब आप खुद ही देख लें उन जलसों के अंदर जो शुरू में इनका एक चल रहा था, चीज़ें जो जोशो खरोश था, जो जज्बा था, वो आस्ता आस्ता मान पड़ रहा है। अब वो नामों से सेलेक्टर और इस्टेब्लिशमेंट्स तक आ गए हैं, और जो दूसरे या तीसरे दर्जे की ही क़ियादत जो है वो उसमें शरीक हो रही है। आखिरी बात उसमें सिर्फ यही ऐड करूंगा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए PDM को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत, मौलाना साहब बदल गए हैं, और हर कोई अपना अपना जहां से जिसको जितना फायदा मिलेगा वो हासिल करेगा। तब्दीली आ गई है जी मौलाना साहब में, ये है PDM। जितना जिसको जितना फ़ायदा मिलेगा वो हासिल करेगा। और वो देखे राब्ते मियाँ साहब क्यों इसी वजह से नाराज़, मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि उनको ये भी पता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदे से मिल रहा है, और यकीन मानिए मिल रहा है, और बहुत से लोगों से मिल रहा है। इसमें उनका ज़ाहिर है हर एक बंदे ने अपना इलेक्शन लड़ना है, अगला इलेक्शन लड़ना है, सियासत करनी है। दूसरी बात जो समी साहब आपने की थी ना सेनेट इलेक्शन के हवाले से, चलो ठीक है जी, अगली दफा आपको पूरा मौका देंगे, आप भी रुकते नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है आपने। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।